Hello everyone. Today we will start new chapter in history. Chapter first, the medieval period in India. So before watching this chapter, let's do some recap. What we studied in class 6. In class 6, we study about ancient history. We will cover Stone Age, earliest cities, Indus Valley civilization, Harappan civilization. We have even covered Vedic age, First Empire Ashoka and Empire Hindu king during 4th century to 7th century. Now in 7th class, we'll discuss about medieval period in India. ओके तो इस चैप्टर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे कि मिडिवल पीरियड क्या होता है, जैसे कि हमने 6th क्लास में डिस्कस किया था कि एशियन पीरियड क्या होता है। तो अब 7th क्लास में आ गए हैं हम लोग, तो मिडिवल हिस्ट्री के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। 7th सेंचुरी से लेकर 700 सेंचुरी से लेकर हम 1700 AD तक हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके तो लेट बी स्टार्ट। हिस्ट्री इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पीरियड्स में इनको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो कि हमने 6th क्लास में पढ़ी है एशियन हिस्ट्री, जो अब पढ़ेंगे हम मिडिवल हिस्ट्री, एंड जो हम 8th क्लास में पढ़ेंगे वो होगी मॉडर्न हिस्ट्री। ओके द पीरियड दैट लाई बिटवीन द एशियन एंड द मॉडर्न पीरियड ऑफ हिस्ट्री इज नॉन एज द मिडिवल पीरियड, जो कि हम इस टाइम डिस्कस करेंगे। इट स्ट्रेच फ्रॉम द 8 to 18 सेंचुरी, और ये कहाँ तक फैली हुई है? 8 सेंचुरी से लेकर 18 सेंचुरी तक। फर्स्ट सेंचुरी को हम डिनोट करते हैं 100 ईयर्स से। ठीक है, हिस्टोरियन डिवाइडेड मेडिवल पीरियड इनटू 2 पार्ट्स। जो हिस्टोरियन ने डिवाइड किया था किसको? हिस्ट्री को, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल द अर्ली मेडिवल पीरियड, जो कि 700 AD से 1200 AD तक चलता है। ओके और सेकंड इज द लेट मिडिवल पीरियड, जो 1200 से स्टार्ट होता है और 1700 तक चलता है। तो इन्हीं दोनों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके तो फर्स्ट है हमारा द अर्ली मिडिवल पीरियड। इट स्ट्रेच फ्रॉम द 8th सेंचुरी, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ तक होता है। इसके अंदर हम किन किन बातों के बारे में डिस्कस करेंगे? द पल्लवास, द प्रतिहारा, राष्ट्रीय कुटास, चोलास वर द पावरफुल डायनेस्टीज ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो ये जो जितने भी मैंने आपको डायनेस्टीज बताई हैं, ये इस पीरियड के दौरान चली थी, और इन्होंने क्या क्या वर्क किए थे, कौन कौन से टेम्पल्स बनवाए इन्होंने, कौन कौन से रिलीजन को फॉलो किया, ये सब हम अर्ली मिडिवल पीरियड में डिस्कस करेंगे। सेकेंड है द लेट मिडिवल पीरियड। इसमें हम क्या करेंगे? इट लास्टेड फ्रॉम, ये लास्ट होता है 1200 AD से और 1700 AD तक चलता है। इट कवर द रूल ऑफ अफगान, मुगल, तुर्क। दे वर द फॉरेन इन्वेडर्स। इन्वेडर्स होते हैं जो बाहर से लोग आते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो हमने ऊपर वाले में बात की जो हमारे देश के अंदर ही थे, और लेट मिडिवल पीरियड में हमने बात की जो बाहर से लोग आए हैं। ओके फिर आता है द लॉन्ग रूल ऑफ द मुगल स्टेबलाइज्ड द इंडियन सोसाइटी एंड हेल्प इन यूनाइटी द पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन ऑफ इंडिया। ये जो बहुत देर तक जिन्होंने, काफ़ी टाइम तक जिन्होंने मुगल्स ने हमारे इंडिया के ऊपर क्या की थी? रूल किया था। उनकी सोसाइटी कैसी थी, उन्होंने एकजुटता से कैसे लोगों को काम किया, और उनके रिलीजन क्या थे इंडिया में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें, सोसाइटी कैसी थी। सोसाइटी कैसी थी वहाँ के लोगों की? इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल ग्रुप विद इन द कंट्री विच रोज टू इम्पोर्टेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो इम्पोर्टेंट लोग थे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स थे इस कंट्री के अंदर, वो धीरे धीरे उभरने लगी, उनकी इम्पोर्टेंस दिखने लगी थी उस दौरान। जैसे कि राजपूत हैं, जाट्स हैं, मराठास हैं, सिख्स हैं, होम्स हैं, कायस्थ लोग हैं। तो ये धीरे धीरे क्या होने लगे थे? वहाँ की सोसाइटी उभरने लगी थी, रोज़ होने लगी थी। स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर लेड द क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में क्या किया? क्लीनिंग करने लगे, फॉरेस्ट की क्लीनिंग की, वहाँ पे एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया। द फॉरेस्ट डीवेलर मिग्रेटेड टू अदर एरियाज।
जो वहाँ के जो निवासी थे, फॉरेस्ट में जो रहते थे लोग, उनको क्या किया, पलायन करने के लिए बोला गया कि तुम अलग एरियाज़ में चले जाओ, यहाँ तो हम एग्रीकल्चर करेंगे। दिस गेव राइज टू मैनी पीजेंट सोसाइटी। इसी से क्या हुआ, बहुत सारी जो पीजेंट, जो किसान की सोसाइटी थी, वो उभर कर आई। एंड डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीजेंट, और डिफरेंट क्लासेस के पीजेंट दिखे, जैसे रिच पीजेंट थे जो कि ऑनर थे लैंड के, और कुछ ऐसे भी पीजेंट थे जिनके पास कैटल भी थी लैंड के साथ साथ, और कुछ ऐसे भी पीजेंट थे जो हैंडीक्राफ्ट वर्क करते थे। ओके, द सोसाइटी वर नाउ डिवाइडेड इनटू सब कास्टेज। समाज को सोसाइटी में बांटने के बजाय जाति और उपजातियों में डिवाइड कर दिया गया वहाँ पर। ठीक है, सोशल बैकग्राउंड और द वर्क डन बाय द पीपल डिटरमाइन देयर जातीज। इसी के आधार पर क्या किया, निर्धारित किए गए, इसी के आधार पर जो बैकवर्ड सोसाइटी थी और जो लोग बहुत ही निचले दर्जे पर दिए थे, वो निर्धारित किया गया, इसी जातीज को निर्धारित कर दिया गया, डिटरमाइन कर दिया गया। अब देखते हैं, देखो सोसाइटी आपने जाना सोसाइटी कैसी कैसी थी, अब हम देखेंगे कि वहाँ के रिलीजन कैसे थे, जातियाँ कैसी थी वहाँ की। मेजर चेंजेस टुक प्लेस इन हिंदुज्म ड्यूरिंग दिस पीरियड। बहुत सारे चेंजेस आए थे इस दौरान, इस पीरियड में। रिलीजन प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेडिवल सोसाइटी। रिलीजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा मेडिवल सोसाइटी के अंदर। मैनी टेम्पल्स कंस्ट्रक्टेड हुए, रूलर्स ने बहुत टेम्पल्स को कंस्ट्रक्टेड किया। लोगों ने वर्कशिप स्टार्ट कर दी, बहुत सारे नए जो डिटीज़ थी देवी देवताओं की, न्यू उनकी जो वर्कशिप स्टार्ट कर दी, पूजा पाठ शुरू कर दिया। जो ब्राह्मण्स थे और जो प्रीस्ट थे, यानी ब्राह्मण्स और पुजारी लोग थे, वो इम्पोर्टेंट सोशल ग्रुप में माने जाने लगे उस दौरान। जो पीपल अदर कंट्री से आए थे, वो न्यू रिलीजन लेकर आए थे अपने, ठीक है ना, जैसे इस्लाम है, एक न्यू रिलीजन है, और इंट्रोड्यूस किया इंडिया को उन्होंने 7th सेंचुरी में। एक मुस्लिम मर्चेंट आए थे, उन्होंने किया, ट्रेडर भी थे वो। एंड इट फ्लोराइज्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द रूलर। और उन्होंने क्या किया, उनके आने के बाद में, जो मुस्लिम मर्चेंट और ट्रेडर थे, उनके आने के बाद में जो इस्लाम था वो फलने फूलने लगा, और वो उसका जो रूलर थे वो उसका संरक्षण करने लगे। द इंटरमिंगलिंग ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम कल्चर लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ए यूनिक कल्चर नोन एज द इंडियन कल्चर। और यही क्या है, हमारे इंडिया के कल्चर की विशेषता है, एक यूनिकनेस लाती है हमारे इंडिया के कल्चर की, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट टाइप के रिलीजन हैं और सब क्या रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं और एक दूसरे के साथ में कल्चर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और आपस में मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, गुरु नानक लेड द फाउंडेशन ऑफ सिक्किम अनदर न्यू रिलीजन। गुरु नानक जी ने अपना फाउंडेशन बनाया सिख लोगों का, ये भी एक न्यू रिलीजन था। इस जो पीरियड था, इसके दौरान हमने क्या देखा कि बहुत उभरने लगे, एमरिजेंस होने लगे भक्ति, और सूफी संत जो थे वो प्रचार करने लगे डिफरेंट टाइप के रिलीजन का, और उन्होंने एक सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म क्या कर दिया, एस्टेब्लिश कर दिया। इससे हमें पता चला कि भक्ति क्या होती है, सूफी संत क्या होते हैं, प्रचार हुआ इससे। ठीक है, तो रिलीजन के बारे में हमें पता लगा, सोसाइटी के बारे में पता लगा, हमें रिलीजन के बारे में पता लगा। हम आते हैं ट्रेड पर, जो व्यापारिक तौर पे क्या था उस दौरान। ड्यू टू ग्रेटर इंट्रैक्शन ऑफ इंडिया विद अदर कंट्रीज, ट्रेड फ्लोराइज्ड। इसके जब ये प्रचार होने लगा, ग्रेट प्रभाव पड़ने लगा इंडिया पर, ये सोसाइटी बनी, रिलीजन बने, तो इससे क्या पड़ने लगा, प्रभाव पड़ने लगा, इंट्रैक्शन होने लगा कंट्री के अंदर, ट्रेड फलने फूलने लगा, फ्लोरिश होने लगा। दिस इज टर्न लेड टू द राइज ऑफ न्यू टाउन्स एंड सिटी। इससे क्या हुआ, नई नई जो टाउन्स और सिटी राइज होने लगे, बढ़ने लगे आगे। द डिमांड ऑफ इंडियन गुड्स इंक्रीज इन यूरोपियन कंट्री एंड अट्रैक्ट ट्रेडर फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। इससे क्या हुआ, इंडिया का जो गुड्स थी वो इंक्रीज होने लगी, यूरोपियन कंट्री अटैक करने लगे, जो ट्रेडर्स थे इंडिया के अंदर आने लगे, क्योंकि इंडिया क्या था, वेल्थ से भरपूर था बहुत ज़्यादा। अब हम एक चीज़ जानेंगे, हाउ द ज्योग्राफी शेप्ड आवर कंट्री। ज्योग्राफी ने हमारी हिस्ट्री को कैसे आकार दिया। तुर्क, अफगान, मंगोल एंड अदर इन्वेडर एंटर्ड इंडिया थ्रू द पासेज इन द हिमालय एंड चेंज द हिस्ट्री ऑफ इंडिया।
तुर्क, अफगान आए, मंगोल्स आए और अदर इन्वेडर्स। इन्वेडर्स हम बोलते हैं वो लोग जिन्होंने बाहर से आकर हमारे देश पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो ऐसे लोग हमारे देश के अंदर आए, किसके कौन से रास्ते के थ्रू आए? हिमालय, और उस रास्ते के थ्रू आए और उन्होंने हमारी जो इंडिया की हिस्ट्री थी उसको चेंज किया। नदर्न इंडिया फेस्ड मैनी फॉरेन इन्वेडर्स। जो नदर्न इंडिया थी उसने बहुत सारे जो फॉरेन इन्वेडर्स थे उनको देखा, फेस किया उन्होंने उनकी सब चीज़ों को। सिंस सदर्न इंडिया इज कट ऑफ फ्रॉम द नदर्न इंडिया, उसका नतीजा क्या हुआ कि नदर्न इंडिया कट होने लगा, सदर्न इंडिया कट होने लगा नदर्न इंडिया से। किसके थ्रू? सतपुरा और विंध्या रेंजेस में। इट हैड रिमेन्ड रिलेटिवली प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉरेन इन्वेजन। ये इसलिए अलग हुआ क्योंकि सबको पता था कि ये लोग आक्रमण भी करेंगे हमारे देश पर, इन्वेजन करेंगे हमारे देश पर, तो उन्होंने प्रोटेक्ट करने के लिए जो रेंजेस थे उनको अलग अलग कर दिया। जैसे सतपुरा और विंध्या रेंजेस हैं उनको अलग अलग कर दिया, इसलिए साउथ इंडिया और जो नॉर्थ इंडिया है वो अलग अलग हो गए। ठीक है, दैट इज़ वाई साउथ इंडिया हैज़ बीन एबल टू मेंटेन ए यूनिक कल्चर। इसीलिए साउथ इंडिया का जो कल्चर है वो क्या है, बिल्कुल अलग हो गया। द लॉन्ग कोस्ट लाइन इन साउथ इंडिया एनकरेज्ड द सदर्न रूलर लाइक चोलास टू एस्टेब्लिश स्ट्रॉन्ग नेवीज एंड ट्रेड रिलेशन विद अदर सदर्न साउथ ईस्टर्न कंट्रीज। जो कोस्ट लाइन थी सदर्न इंडिया की उसने एनकरेज किया साउथर्न रूलर्स को, जैसे कि चोलाज हैं, उन्होंने एस्टेब्लिश किया स्ट्रॉन्ग नेवी को, क्योंकि वहाँ पर समुद्री इलाका था तो स्ट्रॉन्ग किया नेवी को। और जो व्यापारिक रिलेशन थे, जो ट्रेड रिलेशन थे, वो अदर कंट्रीज़ में, जैसे साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ जो थी उनमें आगे बढ़ावा दिया उसको। अब आते हैं मेन फीचर्स ऑफ मेडिवल पीरियड। मेन फीचर्स, विशेषताएँ क्या हैं मेडिवल पीरियड की? बिटवीन 700 टू 1750 AD तक बहुत सारे फॉरेन पावर्स आई, जैसे महमूद ऑफ गजनी, मोहम्मद गौरी, द तुर्क एंड द मुगल वर अटैक टू इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स वेल्थ। तो ये इसमें बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारी पावर्स आई इन्होंने, ये जो मैंने आप महमूद ऑफ गजनी हैं, मोहम्मद गौरी हैं, तुर्क हैं, मुगल्स हैं, इन्होंने अटैक किया इंडिया पर। क्यों किया? क्योंकि इंडिया क्या थी, वेल्थ से भरपूर थी, पैसा धन बहुत था यहाँ पर। इट वॉज द तुर्क हु फाउंडेड द दिल्ली सल्तनत। वो तुर्क लोग थे जिन्होंने फाउंड किया था दिल्ली सल्तनत को। दिस वॉज द सेकेंड पॉइंट, दिस वॉज द पीरियड ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। ये एक ऐसा पीरियड था जहाँ पे न्यू टाइप की टेक्नोलॉजी बुल्ट हुई उस दौरान, जैसे कि लाइक फायर आर्म्स होते हैं आग वाले हथियार, फारसी व्हील्स आई यहाँ पर इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, एंड स्पाइनिंग व्हील फॉर वीविंग क्लॉथ, और चरखा आया कपड़ों को वीविंग करने के लिए। बहुत सारी लैंग्वेज इंडिया के अंदर बोलने लगते हैं, जैसे कि हिंदी है, उर्दू है, और डेवलप हुई इस पीरियड के दौरान। मैनी सोशल कस्टम, बिलीव्स एंड ट्रेडिशन इन इंडिया टुडे हैव देयर ओरिजिन इन द मेडिवल पीरियड। बहुत सारे सामाजिक रीति रिवाज, विश्वास और ट्रेडिशन जो है इंडिया के अंदर हैं आज भी, और ये हमारे मूलता को दर्शाते हैं मेडिवल पीरियड के अंदर। इंटरमिंगलिंग विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ब्रॉट न्यू आइडियाज। अब देखो, जब एक दूसरे से मिले लोग, बाहर के लोग जो इन्वेडर थे वो आए हमारे देश के अंदर, उनके पास डिफरेंट चीज़ें थी, डिफरेंट आइडिया थे। ठीक है, डिफरेंट वे ऑफ लाइफ था, उनका जीने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट था। तो वो हमारे एक दूसरे से मिले, हमारे इंडिया के लोगों से मिले, इंडिया के लोगों से जब वो मिले तो उनकी जो लाइफ थी और उनका जो आइडिया था वो बहुत ही डिफरेंट थे, उनके लाइफ स्टाइल अलग था। दे बॉट फ्रॉम दैम न्यू फूड आइटम, वो वहाँ से नए अपना न्यू तरीके का फूड भी आइटम्स भी लेके आए। ड्रिंक अलग तरह की थी उनकी, पोटैटोज़ थे, कॉर्न्स थी, चिली थी, कॉफ़ी थी, टी थी, बहुत सारी चीज़ें वो नई नई लेकर आए हमारे देश के अंदर, इंट्रोड्यूस किया हमारे देश को उन सब चीज़ों से। द परांठास, कबाब्स, बिरयानी एंड मुगलई डिशेस कम टू इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से हमारे इंडिया के अंदर आई? सेंट्रल एशिया से। ओके, अब आते हैं सोर्सेज ऑफ मेडिवल पीरियड। हमारे स्रोत क्या थे मेडिवल पीरियड के, कहाँ से हमने खोजी है कि ये मेडिवल पीरियड के अंदर आती हैं। फॉर रिकन्स्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ मेडिवल पीरियड
जो हिस्ट्री को हमने बनाया, रिकन्स्ट्रक्ट किया मेडिवल पीरियड के दौरान के लिए, हिस्टोरियन हैव गैदर्ड देयर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। हिस्टोरियन जो थे उन्होंने इकट्ठा किए बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को बहुत सारे स्रोत के थ्रू। इंस्क्रिप्शंस और एपिग्राफिक एविडेंस, इंस्क्रिप्शन होते हैं शिलालेख वगैरह, और ये कहाँ लिखे जाते हैं उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। कॉइन्स एविडेंस जो होते हैं, जिसे न्यूमिस्मेटिक भी बोलते हैं। स्कल्पचर्स एंड बिल्डिंग फॉर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, पेंटिंग और आर्किटिस्ट एविडेंस, हिस्टोरिकल राइटिंग और लिटरेरी एविडेंस। तो ये सारे एविडेंसेस हमें कहाँ से मिले? हमें हिस्टोरियन ने इंट्रोड्यूस कराया, इनके पास ये सोर्स थे, इनके थ्रू ही हमें पता लगा कि इन सब चीज़ों का मीन्स क्या है, ये कहाँ से आए। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है इंस्क्रिप्शंस और एपिग्राफिक एविडेंस। शिलालेख और एपिग्राफिक साक्ष्य में कहाँ से मिले? इंस्क्रिप्शन और राइटिंग एनग्रेव्ड ऑन हार्ड सरफेस लाइक स्टोन, पिलर, रॉक्स और एन मेटल लाइक कॉइन और कॉपर प्लेट्स गिव अस ए ग्लैमिस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द पीरियड। देखो, इंस्क्रिप्शन और जो कह सकते हैं हम कि राइटिंग लिखी हुई, ये नक्काशी की गई होती है। नक्काशी कैसे की गई होती है? जैसे कि किसी हार्ड सरफेस पे हम कुरेद कर लिखते हैं, ठीक है ना। तो जैसे स्टोन हो गया, पिलर्स हो गए, ठीक है, रॉक्स हो गई, या मेटल की कोई कॉइन हो गई, कॉपर प्लेट्स हो गई। तो ये सारी चीज़ें उस हिस्ट्री ऑफ द पीरियड के अंदर हमें मिली हैं, उसके थ्रू ही हमें पता लगा है कि इंस्क्रिप्शंस हैं, इनको इंस्क्रिप्शंस बोला जाता है। इंस्क्रिप्शंस रिकॉर्डेड प्रोक्लेमेशन बाय द किंग एंड द गिफ्ट टू टेम्पल्स एंड लर्नड मैन। जो अभी शिलालेख हैं हमारे, वो रिकॉर्ड हैं, ये घोषणाएं करती हैं कि किंग ने बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए, गिफ्ट दिया हमें लर्न करने के लिए, कि मतलब बताने के लिए कि हमने ये चीज़ें बनवाई हैं और इसके बारे में लोग आगे भी जाने। Medieval inscriptions and on copper plates have been found around many South Indian temples. Medieval जो inscriptions थे वो कॉपर प्लेट्स पर लिखे गए थे और वो फाउंड किए गए साउथ इंडियन टेम्पल्स पे। आज भी आप देख सकते हैं वहाँ पर, अगर आप कभी वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ के टेम्पल्स में आप देख सकते हैं। इंस्क्रिप्शन डेटिंग बैक टू चालुकास पीरियड हैव बीन फाउंड एट पटकल एंड एहोल इन कर्नाटक। ये जो इंस्क्रिप्शन है ये देखे जा सकते हैं कहाँ पर? चालुकास पीरियड में ये बनाए गए थे। चालुकास का जो पीरियड चला था उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। चालुकास पीरियड कब चला था, कब स्टार्ट हुआ था। तो ये फाउंड किए गए थे कहाँ पर? पटकल में और एहोल इन कर्नाटक। ये जगह के नाम है पटकल और एहोल। तो यहाँ पर ये सारे इंस्क्रिप्शन देखे जा सकते हैं। ओके, सम इंस्क्रिप्शन आर शॉर्ट एंड आर डेडिकेटेड टू ए टेम्पल और ए स्टैचू। कुछ जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो बहुत ही छोटे हैं, जो कि डेडिकेट हैं टेम्पल्स और स्टैचूज़, मूर्तियों के लिए। द अदर आर परिशस्ती। अब परिशस्ती क्या होती हैं? ये भी एक अभिलेख के द्वारा ये होते हैं। ये पोएम के थ्रू जो किंग होते थे ना, उनकी किंग के अंडर बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, जैसे कि मंत्री हो गया वहाँ पर, और भी पोएम वगैरह पोएट होते थे। तो पोएट्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी कि जो भी उनके एनकेस्टर्स हैं, उनकी जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो एक पोएम के थ्रू लिखें, तो उसे बोलते हैं हम प्रशस्ति। तो प्रशस्ति एक लॉन्ग पोएम होती है, ठीक है, वो किंग के लिए ही लिखी जाती है, और वो किंग के थ्रू, मतलब जो किंग था वो अपने जो पोएट अपॉइंटेड किए होते थे अपने कोर्ट के अंदर, वही लिखता था। सिंस द प्रशस्ति वॉर रिटन बाय द पोएट अपॉइंटेड बाय द किंग। जो मैंने आपको बोला, प्रशस्ति जो थी वो एक पोएट लिखता था, जो कि अपॉइंट करता था किंग एक पोएट को अपने कोर्ट के अंदर। दे मे नॉट बी वेरी एक्यूरेट, वो कभी कभी एक्यूरेट भी नहीं होती थी। इन सच केस द हिस्टोरियन हैव टू रीचेक द फैक्ट फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसीलिए हिस्टोरियन भी कई बार रीचेक करते थे और भी अदर सोर्सेज के थ्रू कि ये प्रशस्ति जो है करेक्ट है कि नहीं है। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स। हम कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को आगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच, स्टे सेफ।